आज एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लेनोएज LANOEDGE लेनोएज में आप सबका बहुत ही बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि दिल दिमाग शरीर सबसे आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारी दुनिया जबकि तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है, हर आदमी किसी न किसी तरीके से परेशान है, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है। रिश्ते ठीक से चल नहीं रहे हैं, रिश्तेदारियां ठीक से चल नहीं रही हैं। समझ में नहीं आता कि ये वातावरण का दोष है, हमारी परवरिश का नतीजा है, या फिर जैसा कि माना जाता है कि कलयुग ही कलयुग है और इसमें ये सब होना लाजमी है। इंसान का इस पे जोर नहीं है। परिवार में सब कोई है, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, दोस्त, सब हैं, लेकिन हर कोई अपने आप को एक तन्हा सा महसूस कर रहा है। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम इसे ठीक कर पाएंगे? क्या इंसान खुश रह पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे ही नहीं, आप सबके भी मन में कौंधते रहते होंगे। कोशिश कीजिए खुश रहने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इंसान के वश में नहीं हैं। चलिए दुनियावी चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूँगा थोड़े से सेंटेंस में कि आई एम प्राउड एंड प्रिविलेज्ड to teach such a wonderful students. With the passage of time, I am getting good response from your end. Your comments boost my morale, and your criticism shows me the ways to improve. First of all, I bid my good day, adab, namaskar to all my beautiful audience and listeners. As usual, I welcome you all on my this YouTube channel Leonage. Today we are going to discuss the third dynasty of the Sultanate period, that is none other than the Tughlaq dynasty that ruled over the Indian subcontinent from 1320 to 1440 AD. I am talking about Tughlaq dynasty. हम देखते हैं कि तुगलक वंश जो है वो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो शाह को हराकर गाजी मलिक, जिसे तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसकी माँ जो है वो पंजाब की एक जाट महिला थी और इसका पिता बलबन का तुर्की दास था। इनका वंश करोना तुर्क कहलाता है और कई अवसरों पर इसने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें भारत की धरती से बाहर खदेड़ दिया। इसी कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक गृह नीति जो देश के अंदर थी और दूसरा विदेश नीति जो मंगोल आक्रमण है। कुलीन जनों व अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करने तथा साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने कुलीन वर्ग को उनकी ज़मीनें वापस कर दी जो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली थीं। उसने गैर कानूनी अनुदानों को जब्त कर लिया और उन सब चीज़ों को राज्य की संपत्ति बना डाला। कहते हैं कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जौना खां के नाम से जानते हैं, उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम राजा बनने वाले हो, जिससे गयासुद्दीन को बहुत ही तकलीफ़ हुई
और उन्होंने उन्हें धमकी दी, जिस पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली हुनूस दुरुस्त दिल्ली, यानी कि दिल्ली दूर है अभी, यानी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उनकी बात भी सत्य हुई, क्योंकि लौटते समय जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखते हैं कि भ्रष्टाचार एवं गबन रोकने के लिए मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकारियों को बहुत अच्छा वेतन दिया, ताकि साम्राज्य में किसी तरह का करप्शन न फैले। उसने मालगुजारी इकट्ठा करने वालों के अत्याचारों को रोका। खेतों में सिंचाई के लिए उसने नहरें खुदवाईं और बहुत सारे बाग भी लगवाए। गयासुद्दीन तुगलक के राज्य में न्यायिक एवं पुलिस विभाग इतने कुशल थे कि कहते हैं कि शेर और हिरन एक ही घाट में पानी पीते थे, यानी कि लोग किसी तरह का अत्याचार नहीं कर सकते थे। इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और इसके दरबार में अमीर खुसरो जैसा राजकीय कवि भी था। जहाँ तक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का प्रश्न है, तो निसंदेह जौना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने से गयासुद्दीन की उसमें दबकर मृत्यु हो गई थी। और इस भवन का जो आर्किटेक्ट था वो अहमद आयास था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे जाके काफ़ी सम्मानित किया था, जिससे ये शक व्यक्त किया जाता है कि उसने ऐसा भवन बनवाया जिसमें गिरकर उसका जो गिरकर उसके पिता की मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद राजकुमार जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके पिता ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी, क्योंकि अपने पिता के शासनकाल में उसने कई अभियान किए और सब में विजय हासिल की थी। उसने राज्य में आय व्यय ठीक से हिसाब किताब रखा आय व्यय का। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि दोआब क्षेत्रों में कृषि कर को उसने काफ़ी बढ़ा दिया। कुछ तो कहते हैं कि 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया। और बर्नी ये भी बताते हैं कि इसी भारी कर से किसानों की कमर टूट गई, वह धनी से उपद्रवी बन गए और भूमि बर्बाद हो गई। कृषि की उन्नति भी रुक गई, क्योंकि उसी वर्ष क्या हुआ, जिस वर्ष टैक्स बढ़ाया गया उसी वर्ष अकाल पड़ गया। इसलिए इनकी जो ये नीति थी वो असफल हुई। भले सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग से विभाग, जिसे हम दीवान कोही के नाम से जानते हैं, की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से उठाकर ले जाकर महाराष्ट्र के दौलताबाद में, जिसे देवगिरी के नाम से जानते थे, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रख दिया था, वहाँ ले गए। उसने और क्या किया कि सारी जनता को दिल्ली से ज़बरन उठा के उनको दिल्ली ले गए और दौलताबाद ले गए। कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए, लोगों को वहाँ की आबो हवा पसंद नहीं आई, और कुछ दिन के बाद फिर जो है वो लौट कर दिल्ली आ जाते हैं। आने जाने में खर्च, परेशानी, ये सब हुआ। भले इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत में जो सभ्यता संस्कृति है उसका काफ़ी विकास हुआ। उसने जो अपनी राजधानी बसाई दौलताबाद, वो काफ़ी डेवलप हो गई आगे चलकर। कहा जाता है कि उसने ये सब जो है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच दौलताबाद को एक सामरिक महत्व का समझकर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नई जगह पे लोगों को काफ़ी घुटन महसूस हुई। बाद में लोग फिर दिल्ली आ गए, लेकिन इस बीच दिल्ली का क्या हुआ, दिल्ली उजाड़ सी हो गई, सुनसान हो गई, वहाँ का प्रशासन बिगड़ गया। तो इसकी ये नीति भी असफल रही। आगे चलकर क्या किया इसने टोकन करेंसी को क्या किया, ठीक है, इसने तांबे के सिक्के ढलवाए। क्या हुआ कि हर आदमी अपने घर में सिक्के बनाने लग गया, जिससे है काउंटरफिट करेंसी चल गई। बहुत ही नुकसान हुआ इसको। और इसके इसी वजह से एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है, क्योंकि उस समय सबके पास पैसे हो गए थे। उसने दिनार नाम के 200 दानों के बराबर सोने के सिक्के चलवाए। 1330 में तांबे के सांकेतिक सिक्के चलवाए। लोग अपने घरों में ही सिक्के ढालने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका तीनों प्रयोग
राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, कृषि के क्षेत्र में कर को टैक्स को बढ़ाना और टोकन करेंसीज को करना, ये सब फेल रहा। फिर भी काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा सफल शासक नहीं हुए। फिर भी जो है दिल्ली की गद्दी पर तुगलक लोगों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। आइए हम हमेशा की तरह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से देखते हैं कि तुगलक वंश क्या था, कौन कौन से बादशाह इस गद्दी पर आके बैठते हैं और उन्होंने भारत की तरक्की के लिए क्या किया या जनता को किस तरह से तकलीफ़ें पहुंचाई। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कहते हैं कि 8 से 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी। इसके पिता का नाम करोना था, जो एक तुर्क गुलाम थे, और इसकी माता, जैसा कि मैंने बताया कि वो पंजाब की एक जाटनी औरत थी। ठीक है, इसीलिए ये इसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था और उस समय इसे गाजी की उपाधि दी गई थी। इसने 1320 से लेकर 1325 यानी कि 5 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन इसका शासन जो है वो शांतिपूर्ण रहा। ठीक है, और जो भी अभियान हुए वो इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का आर्थिक सुधार किस नाम से जाना जाता है? तो आर्थिक क्षेत्र में इसने बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में इसने बहुत सारे सुधार किए और इसका जो ये सुधार था वो रस्म ए मियान रस्म मियान के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने अपने साम्राज्य में बहुत सारी नहरें बनाई, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित उलूक खानी और रजवाड़ी क्या थे? तो ये नहरों के नाम थे। फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था। पांचवा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने अमरोहा की लड़ाई में किस वर्ष मंगोलों को पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा 1305 ईस्वी। इसने मंगोलों के लगभग 29 आक्रमण विफल किए थे, याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के 29 आक्रमण विफल किए थे। मंगोलों को पराजित करने के कारण ही उसे मलिकुल गाजी की उपाधि मिली थी। छठा है, दिल्ली हुनूज दिल्ली दुरस्त। ये फारसी का शब्द है, हुनूज दिल्ली दुरस्त। यह किसकी उक्ति है? तो आंसर हो जाएगा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के जब शिष्य बने तो उन्होंने उसके प्रति भविष्यवाणी की कि वो राजा बनेगा। यह बात गयासुद्दीन तुगलक को अच्छी नहीं लगी और साथ ही साथ जो गयासुद्दीन तुगलक ने से पहले के जो बादशाह थे, उन्होंने ढेर सारी रकम जो है वो इन्हें दी थी, निज़ामुद्दीन औलिया को। तो जब गयासुद्दीन तुगलक बादशाह बना तो उसने उनसे पैसों की मांग की, तो निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि मैंने सारे पैसे दान कर दिए हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं आके आपको देखता हूँ। तभी उन्होंने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी दूर है। और इनकी ये बात सत्य भी साबित हुई, क्योंकि वह दिल्ली नहीं पहुंच सके थे गयासुद्दीन तुगलक, और इसी बीच इनकी महल गिरने से दौलताबाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक किताब रहला
में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। यह पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इब्न बतूता ने भी सॉरी जो जो किताब है रहला, वो इब्न बतूता की है। ठीक है, उसमें डाक व्यवस्था की सफल वर्णन किया है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर हो जाएगा 1325 ईस्वी। कहते हैं कि मार्च 1325 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में एक महल में प्रवेश करते ही महल ढह गया और उसी में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। यह महल जो है उसके बेटे जूना खां ने बनवाया था और जिसका आर्किटेक्ट था वो अहमद अयाज था। यह लकड़ियों से बनाया गया था और शायद बाप को मारने की, पिता को मारने की दृष्टि से ही ये बनवाया गया था, क्योंकि जब महल गिरा तो बहुत देर तक लोगों ने उससे बचाने की कोशिश नहीं की और इसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक और उसके कुछ साथी, 5-6 साथी जो थे, वो दबकर मर गए। इस संबंध में इब्न बतूता भी कहता है कि गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जौना खां द्वारा रचे गए षड्यंत्र से हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है। दौलताबाद नहीं, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद दिल्ली के पास है। 9वां प्रश्न है, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी। उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को याद रखेंगे, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम क्या था। तो कुतलुक गाजी इनके पिता का नाम था। ये कोरोना संप्रदाय से थे। जो इनका कबीला था वो कोरोना कहलाता था और इनके पिता का नाम कुतुलुग गाजी था। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कुतलुक गाजी शब्द ही आगे चलकर तुगलक हो गया था। 11वां प्रश्न है कि सुल्तान अपने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान का जिक्र किया है इस सेंटेंस में। उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। 12वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के समय सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य को दिल्ली में मिलाया गया था, यानी कि दिल्ली साम्राज्य में मिलाया गया था। उत्तर हो जाएगा वारंगल। 13वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के समय डाक व्यवस्था का प्रमुख क्या कहलाता था। तो आंसर हो जाएगा बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादशाह नामा, ये हम लोग आगे जब मुग़ल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मुग़ल एम्पायर में भी हमें ये वर्ड मिलता है पादशाह नामा बार बार। अभी हम पढ़ रहे हैं आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो प्रश्न है कि पादशाह नामा का लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे 15वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उत्तर हो जाएगा 1325 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम उलुग खां था जो इसके पिता ने दिया था। इसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं जो इसके बचपन का नाम था। राजमुंद्री जगह है कि एक अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु इन सब नामों से जाना जाता है। इसकी योजनाएं सनक भरी रहीं। लोगों के सुख दुख की अवहेलना करना तथा अत्याचारपूर्ण काम करना इस राजा की पहचान थी। इसने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। आगे मैंने कुछ व्यक्ति और उनकी उपाधियों का जिक्र किया है। जैसे तातार खान को बहराम खां की उपाधि मिली थी। मलिक कबूल को इत्मादुल मुल्क और खाने जहां की उपाधि मिली थी। ये वज़ीर मुमालिक था। और मलिक अरुयास को ख्वाजा जहां की उपाधि मिली थी। मौलाना गयासुद्दीन जो अध्यापक थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उसे कुतलुक खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, 15वां। 16वां प्रश्न है, 17वां हो जाएगा क्योंकि 16वां जो है वही था
17वां हो जाए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नवीन विभाग की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा दीवान ए अमीर कोही। और कृषि के लिए इसने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन सब उलट हो गया था। 18वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी की थी? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1327 ईस्वी में देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे कुव्वतुल इस्लाम भी कहा जाता है, दौलताबाद को कुव्वत उल इस्लाम। अपने साथ ये बहुत सारी आबादी दिल्ली की जनता को भी ले गया था, चाहे वो प्यार से हो या मार से हो। लोग नहीं जाना चाहते थे अपने वतन को छोड़ के, और कहते हैं कि रास्ते में ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लोगों को काफ़ी कठिनाई हुई और फिर 1335 में हम देखते हैं 7 साल के बाद कि ये दौलताबाद से दिल्ली चला आता है। इस तरह इसकी योजनाएं जो हैं असफल रहती हैं। असफल योजनाओं के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली वासी सुल्तान को अक्सर गाली भरे पत्र लिखा करते थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको सज़ा देने के लिए राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, एडवर्ड थॉमस ने सल्तनत कालीन किस शासक को धनवानों का राजकुमार कहा है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने ऐसा कहा है, क्योंकि क्या हुआ था कि उसके शासनकाल में हर घर में लोग सिक्के जो है खुद ढालने लगे थे। हर आदमी अमीर हो गया था, इसीलिए कहा गया कि वो धनवानों का राजकुमार था, सबको धनवान बना दिया। मोदी साहब ने भी कहा था जब गद्दी पर बैठे थे कि प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अभी तक तो आए नहीं हैं। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? उत्तर हो जाएगा 2 का टी। ये सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत बादशाह ने पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। इसको जो है ये फतूर जो दिमाग में आया था सांकेतिक मुद्रा चलाने का, ये चीन और ईरान से इसको प्रेरणा मिली थी। उस ज़माने में, उससे पहले जो है चीन के लोगों ने भी सांकेतिक चलाए थे, और ईरान, तो ईरान वाले असफल रहे, चीन वाले सफल रहे थे, चूँकि वहाँ का बादशाह पावरफुल था चीन का। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह खुदवाया था। 21वां प्रश्न है, 1328-29 ईस्वी में किस मंगोल आक्रमणकारी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर हो जाएगा तरमाशरीन चगतई। इसने क्या किया कि चरमाशरीन चगतई ने मुल्तान, लाहौर और दिल्ली के प्रदेशों को रौंद डाला था। 22वां प्रश्न हो जाएगा, सल्तनत काल में किस शासक के समय सबसे अधिक 34 बार विद्रोह हुए थे? और ये ज़्यादातर मंगोलों के ही विद्रोह थे। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसमें से ज़्यादातर तुगलक जो है ज़्यादातर जो विद्रोह हुए थे वो दक्षिण भारत में हुए थे। 27 विद्रोह, यानी कि 34 विद्रोह में 27 विद्रोह दक्षिण भारत में ही हुए थे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सागर एक जगह का नाम है, के सूबेदार गुरशास्प ने किस वर्ष विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा 1327 ईस्वी। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बुरी तरह से पराजित किया। 24वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में हरिहर और बुक्का, नाम याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर की थी, याद रखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तारित साम्राज्य बना था आगे चलकर, विजयनगर साम्राज्य
इसके बहुत सारे किताबों में इसका जिक्र आता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है कि 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अफ्रीकी यात्री को राजदूत के रूप में चीन भेजा था? उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। पैर में जूता, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जिक्र किया है और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, याद रखेंगे। उस समय जो चीन का राजा था वो तोगन तिमूर था, उसके दरबार में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था, तोगन तिमूर के दरबार में। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? उत्तर हो जाएगा जिन प्रभु सूरी। नाम याद रखेंगे, जिन प्रभु सूरी। 27वां प्रश्न है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने सर्वप्रथम हिंदू त्योहारों होली, दिवाली, दशहरा आदि में पार्टिसिपेट किया था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 28वां प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की किस वर्ष में मृत्यु हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1351 ईस्वी। कहते हैं कि 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्ठा के पास बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। 29वां प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आई रिपीट इट, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किस इतिहासकार के कथन है ये? उत्तर हो जाएगा बदायूनी। हम देखते हैं कि दूसरे इतिहासकार इसामी ने भी इसे इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है। ठीक है, क्योंकि जनता को काफ़ी इसने प्रताड़ित किया था, कृषि का टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया, काउंटरफिट कॉइन्स इसके साम्राज्य में चलने लगे इस वजह से। ठीक है, बदायूं का पूरा नाम है, याद रखेंगे, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो इतिहासकार हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, मध्य युग में, यह भी एक स्टेटमेंट है कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद बिन तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था। ये किस इतिहासकार के कथन है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि सल्तनत कालीन किस शासक को पागलों का बादशाह व इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है? पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा इसने, चूँकि इसका बाप राजा था तो इसने काफ़ी पढ़ाई पढ़ी थी, पढ़ा लिखा था, तो इसे इसलिए विद्वान मूर्ख की संज्ञा दी गई है। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 32वां प्रश्न है, सल्तनत काल के किस शासक ने सतपलाह बांध, बिजली महल, आदिलाबाद दुर्ग, इन सब चीज़ों का निर्माण करवाया था? क्या क्या है? सतपलाह बांध का, बिजली महल का और आदिलाबाद दुर्ग का। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 33वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शेख अलाउद्दीन, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास उठता बैठता ज़रूर था, लेकिन इसने जो दीक्षा ली थी वो उनके चेले से, जिनका नाम था शेख अलाउद्दीन। 34वां प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? उत्तर हो जाएगा 23। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि रोमन शैली में निर्मित तुगलकाबाद के भीतर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा 56 कोटी।
छप्पन कोट या छप्पन कोटी दोनों ही नाम कहे जाते हैं वर्तमान में। 35वां प्रश्न है कि सल्तनत कालीन किस बादशाह का खुरासान व कराचिल का अभियान अत्यधिक धन और लाखों सैनिकों की मौत का कारण बना था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक संजोग था या दुर्भाग्य इसका था कि इसने जो भी कदम उठाए अपने शासनकाल में सभी फेल हुए। इसने क्या किया कि लगभग 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की और उनको साल भर का एडवांस जो है वो सैलरी दे दी। ठीक है, पेमेंट कर दिया। इसके वजह से राजकोष भी खाली हो गया और लेकिन ये सब अभियान विफल रहे। दूसरी बात और क्या हुई कि पहाड़ों के बीच में होने की वजह से उन जगहों में इसके सारे सैनिक लगभग मर गए थे। कुछ ही संख्या में सैनिक लौटकर वापस आए थे। तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा और क्या। नेक्स्ट प्रश्न है 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान, इसके शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। हम लोगों ने देखा इसके पहले कि एक और वंश जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी और दूसरा है बहमनी राज्य। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य दक्षिण भारत के पनपे थे किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन बहमन शाह याद रखेंगे, जुड़ा हुआ है बहमनी राज्य से। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक, अब इसका जो है आगे का है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1351 ईस्वी में। असल इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक तो मार्च 1351 में ठट्ठा के पास होता है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और फिर दिल्ली आकर अगस्त, पहला होता है मार्च में, दूसरा होता है अगस्त 1351 ईस्वी में। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। क्या उपाधि दी गई थी? कासिम अमीर उल मोमिनीन। नेक्स्ट 39th है कि ब्राह्मणों पर, हिंदू वर्ड नहीं है यहाँ पर, वर्ड है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब पुजारी हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं कि जब इसने शासन संभाला फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसने सभी कर जो पहले से थे उन सब को हटा दिया और सिर्फ 4 कर ही लागू किए। पहला था खराज। खराज एक तरह का लगान होता है। दूसरा खुम्स, युद्ध में जो लूट का माल होता है उसे खुम्स कहते हैं। तीसरा जजिया, जो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता है। और चौथा ज़कात, जो मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। तो 4 कर ही इसने इम्पोर्टेंट रखे अपने जीवन काल में, साम्राज्य में। खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। हाँ, इसने अपने जीवन काल में एक नया कर लगाया जिसे सिंचाई कर कहते हैं, और इसने सिंचाई पे, बागवानी पर, इन नहरों पर काफ़ी ध्यान दिया। कहते हैं कि इसने दिल्ली में खरबूज और अंगूर की खेती को बढ़ावा दिया था। 40वां प्रश्न है कि सल्तनत काल के किस शासक के समय टोपरा और मेरठ से अशोक महान के 2 स्तंभ दिल्ली लाए गए थे? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह। इसके ही शासनकाल में अशोक महान, अशोक द ग्रेट के 2 स्तंभ दिल्ली और टोपरा से लाए गए थे। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरों की स्थापना की थी? तो नंबर ऑफ नहर्स बनाने हैं, कैनाल्स, तो लगभग 300 नहरों की स्थापना की थी। सॉरी, कितने शहरों की स्थापना की थी, नॉट नहर, शहरों की स्थापना की थी। 300 शहर है और लगभग 1200 नहर भी बनवाए थे। शहर में है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि। ठीक है, अब आता है आगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा दीवान ए खैरात। नाम से ही क्लियर है, दीवान ए खैरात। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है फतुहात फिरोज शाही
सल्तनत काल के किस बादशाह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी? फतुहात फिरोज शाही। उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा दलायत फिरोज शाही, नाम हो जाएगा दलायत फिरोज शाही के नाम से किया गया था? उत्तर हो जाएगा उपाउद्दीन। तो उपाउद्दीन ने दलायत फिरोज शाही नाम से ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, अद्दा और विख नामक मिश्रित चांदी और तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से अनुनय विनती रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लैनेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे इसकी ज़रूरत है और आपके द्वारा ये करने से मेरा मोरल बूस्टअप होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जो भी पढ़ाऊँ ईमानदारी से पढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ ताकि वो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी मदद कर सके। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में आपकी सफलता में आपके साथ रहूँ, मुझे भी खुशी होगी। याद रखेंगे लेओनेज LANOEDGE लेओनेज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, सल्तनत काल में किसके शासन काल में निर्मित खाने जहां तिलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है? तो किसकी किसकी तुलना? खाने जहां तिलंगानी की तुलना उमर के मस्जिद से की जाती है, तो ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, उसके ही शासनकाल में निर्मित हुआ था खाने जहां तिलंगानी, ये मकबरा है एक। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1388 ईस्वी में। आगे है एक महत्वपूर्ण कि सल्तनत काल में किसके शासन काल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था? उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने उड़ीसा के किस शहर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया था? उत्तर हो जाएगा जॉर्ज नगर। याद रखेंगे जॉर्ज नगर उड़ीसा का। 50वां और आखिरी प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने के द्वारा लगाए गए किस कर को हक ए शर्ब के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा सिंचाई कर। बहुत ज़्यादा प्रश्न तो एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ से क्या पूछ दे, आपको पूरा पढ़ना है, आपके पास वक्त है, अच्छे से तैयारी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस गुरु के बारे में कुछ लिखिए। कुछ जानना है तो, अगर कुछ क्रिटिसिज्म है तो लिखें, प्रोत्साहन है तो लिखें। मेरे चैनल लेनेज को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के वीडियोस में हम एक नए इतिहास के पन्ने को खोलने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।